या मैं लास्ट वीक यूके में था। अभी मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। नेक्स्ट वीक मैं फिर यूके में हूँ। सो मेरा एक सैलरी है। मेरे को उस पर इनकम टैक्स देना पड़ता है ऐसा है एंड यार, एवरीथिंग, इनकम एंड टैक्स सैलरी हर वगैरह। मंथ भी आ जाता है। सब देना पड़ता है। मैं बहुत टैक्स देता हूँ। है ना, उसके बाद मास्टर्स आपने कहाँ किया? मेरा मास्टर्स था लाइडन यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स में। हम्म। वहाँ मैंने 2 साल का मास्टर्स किया था। एंड मैंने 2019 में एक्चुअली एक्सोप्लैनेट्स पे काम करना चालू किया था। एंड 2019 को ही नोबेल प्राइज मिला था एक्सोप्लैनेट्स पे। इफ देर आर सो मेनी गैलेक्सीज, बोलो कि- देन हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो नाइट स्काई हम्म, जो हमारा डार्कनेस है, दैट शुड नॉट हम्म, एग्जिस्ट। बट ऑल्सो जैन नार्लिकर इज ऑल्सो रियली पॉपुलर आई थिंक। मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जैन नार्लिकर उनमें से शायद सबसे पॉपुलर एंड सबसे फेमस साइंटिस्ट है। मेरे को कई बार रात को टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशंस लेना रहता है। हाँ हाँ। मोस्टली जो टेलीस्कोप्स के साथ मैं काम करता हूँ वो चिले में हैं, ओके, इन साउथ अमेरिका। और वहाँ आप पोस्ट डॉक कर लेते हैं, पीएचडी पीएचडी कर लेते हैं, पोस्ट डॉक कर लेते हैं, फिर और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वहाँ जॉब के लिए? तो हेलो सीबीएसइयंस, आज हम जिनके साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे 2015 बैच के रितम चक्रवर्ती भैया, जिन्होंने स्विट्जरलैंड से अपना पीएचडी किया है। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कैसे हैं अंजय साहब? मैं भी बढ़िया हूँ भैया, और पूरा सीबीएस भी। तो अभी एग्जैक्टली आप कहाँ पर है भैया? आप यूके में है बता रहे थे, यूके स्विट्जरलैंड आना जाना कुछ ऐसा चल रहा है क्या आपका? या मैं लास्ट वीक यूके में था। अभी मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। नेक्स्ट वीक मैं फिर हम्म, यूके में हूँ। सो बेसिकली अभी मेरा आना जाना लगा हुआ है बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज। ठीक ठीक है, ऐसा क्यों? सो मैंने पीएचडी किया है स्विट्जरलैंड से। एंड अभी हम्म। मैं स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन पोस्ट डॉक मोबिलिटी फेलो हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक, यूनाइटेड किंगडम में। सो बेसिकली इट्स स्विस outside of Switzerland, so it's kind of like I have to come back and go back. So very हम्म, mobile. ठीक ठीक। तो आपका पीएचडी कब कंप्लीट हुआ भैया? इसी साल 2026 में कि 25 में कंप्लीट हो गया था? नहीं, मैंने पीएचडी 2026 में ख़त्म किया है, जनवरी, अ कप 3 मंथ्स अगो। नहीं, 4 महीने हो गया ऑलमोस्ट। और 4 महीने पहले। यस। तो जैसे मैंने बाकी सीनियर से बात की है जो अब्रॉड में भी है, पिछला मेरा टॉक विद्या जी से हुआ था, तो वो बता रही थी कि 5 साल का रहता है वहाँ पीएचडी। आपके यहाँ, आप जहाँ कर रहे थे स्विट्जरलैंड में, जेनेवा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ 4 साल में कंप्लीट हो जाता है? 4 साल का पीएचडी है, मतलब आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द यूरोप में 4 साल का पीएचडी होता है। यूके में हम्म, 3.5 ईयर्स का होता है, 3.5 ईयर्स का फंडिंग होता है एटलीस्ट। हम्म, जर्मनी में आई थिंक, जर्मनी में भी 4 साल का ही होता है। मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी का 4 साल से कम में पीएचडी होता है, यूरोप में ठीक एटलीस्ट। है। हम्म। जैसे इंडिया में ऐसे होता है कि कई लोग 3 साल में भी कंप्लीट कर लेते हैं अपना पीएचडी, हम्म। ऐसा सुनने में मिलता है। तो हाँ, नहीं, सभी कंट्रीज का अलग अलग रहता है। सभी कंट्री का अलग अलग है। बेसिकली हम्म, जो चीज़ डिसाइड करता है वो होता है फंडिंग। हर पीएचडी प्रोजेक्ट फंडेड होता है, सो उसके साथ एक हम्म, सैलरी अटैच्ड होता है। एंड हम्म, एंड जहाँ पे वो फंड एक्सपायर हुआ वहाँ पे तुम्हें पीएचडी डिफेंड करना है, क्योंकि उसके बाद यू आर नॉट पेड, एंड इफ यू आर नॉट पेड देन इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव, राइट? सो अल्टीमेटली हर कंट्री का एक फंडिंग बॉडी होता है दैट गिव्स मनी फॉर द पीएचडी, एंड उन लोग डिसाइड करते हैं कि कितना साल का पीएचडी होता है। मतलब तुम 4 साल का पीएचडी 5 में भी खत्म कर सकते हो, बट द थिंग इज लास्ट ईयर हम्म। तुम फिर सेल्फ फंडेड रहोगे, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप पीएचडी कर रहे थे भैया, तो वहाँ रहते कहाँ थे? आपका कोई अपार्टमेंट था बाहर, या फिर जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर्स को भी हॉस्टल मिलता है, उनका अलग से एक रिसर्च हॉस्टल करके, वैसे ही आप लोग के यूनिवर्सिटी में भी था क्या कुछ? नहीं, मैं हम लोग का मतलब ऐसा कोई यूनिवर्सिटी हाउसिंग नहीं है। हम्म, मैं अपना एक ओन रेंटेड फ्लैट में रहता हूँ, एंड बेसिकली विच इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग। सो मुझे हर चीज़ यहाँ का खुद मैनेज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सब।
और वहाँ सो फेलोशिप क्या रहता है भैया, ये पीएचडी, ड्यूरिंग पीएचडी आपका? फेलोशिप मतलब कैसे पूछ रहा है? मतलब जैसे यहाँ आप जेआरएफ क्लियर किए, ठीक है, तो इन लोग का ऐसा रहता है कि मंथली जो फेलोशिप आता है अराउंड 40,000 ऐसा कुछ रहता है। तो उसके आसपास रहता है मंथली जो फेलोशिप आता है, तो वैसे ही आप लोगों का भी कुछ रहता है मंथली, ईयरली, यस, ऐसा कुछ मंथली सैलरी रहता है। सो आई सैलरी थिंक रहता स्विट्जरलैंड में वी सी पीएचडी एज अ जॉब। सो मेरा एक सैलरी है, मेरे को उस पर है? इनकम टैक्स देना पड़ता है ऐसा है एंड यार, एवरीथिंग, इनकम एंड टैक्स भी सैलरी हर देना? मंथली आ जाता है। सब सब देना पड़ता है। ठीक मैं ठीक मैं बहुत टैक्स देता हूँ। मत पूछ, दर्द होता है। है। ठीक है, आप बट तो यहाँ वही इवन नॉट, फेलोशिप कहला जाता है, तो फिर उसके लिए टैक्स वैक्स वाला कोई नहीं रहता होगा दिक्कत, मेरे हिसाब से जितना मैं जानता मुझे नहीं पता इंडिया का कैसा कैसा है कि वेदर इंडियन हूँ। जेआरएफ में तुम लोग टैक्स देते हो कि नहीं। बट हाँ। मेरे को एक्चुअली इनकम टैक्स देना पड़ता है, प्लस मेरा एक पर्टिकुलर अमाउंट जाता है मेरे पेंशन के लिए। ओके। सो मेरा एक पेंशन फंड है ठीक ठीक आफ्टर ठीक। रिटायरमेंट के लिए। सो विच सो इट्स मोर लाइक अ जॉब रादर देन लाइक, आई डोंट नो, मीन्स आई थिंक इंडिया में भी शायद सिमिलर है, बट एटलीस्ट मेरे को यहाँ हम्म। का पता है कि इट्स वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश कि वेदर यू आर डूइंग अ पीएचडी और यू आर डूइंग अ जॉब, इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो वहाँ वो पीएचडी मतलब प्रॉपर जॉब ही है बोला जाता है? यस। तो वहाँ वही आपका फिर सैलरी कितने है भैया? मैं इतना बोल सकता हूँ कि स्विट्जरलैंड में पीएचडी करना मीन्स यू हैव पॉसिबली, नॉट पॉसिबली, वेरी लाइकली द हाईएस्ट सैलरी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पीएचडीज। ओके, सो दैट्स, it's abnormally high if you do your PhD in Switzerland. सो मैं चलतू एक, मतलब इट्स इन फ्यू लैक्स। मतलब आप वहाँ अपने एक्सपेंस अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, इतना तो आप लोगों को मिल जाता है? आई एम कंफर्टेबल। यस। हम्म। ये पीएचडी का है, और आप अभी पोस्ट डॉक में चले गए हैं ना? पोस्ट डॉक शुरू हो गया आप लोगों का? जैसे कोई इंडिया में पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक वहां भी कर सकता है ना? यस, तुम इंडिया में पीएचडी करके बाहर भी पोस्ट डॉक कर सकते हो, बाहर में हाँ। पीएचडी करने के बाद इंडिया में भी पोस्ट डॉक कर सकते हो। पोस्ट डॉक इज तो, पोस्ट डॉक और पीएचडी बहुत वेरी मोबाइल जॉब्स हैं, तुम कहीं भी कर हम्म। सकते हो। और जैसे आपके बैचलर्स और मास्टर्स की बात की जा रही है, तो आपने बैचलर्स तक सीबीएस में किया है ना? उसके बाद मास्टर्स आपने कहाँ किया? मेरा मास्टर्स था लाइडन यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स में। ओके। वहाँ मैंने 2 साल का मास्टर्स किया था आफ्टर थ्री इयर्स ऑफ बैचलर्स इन सीबीएस। तो आप मास्टर से ही बाहर चले गए हैं, इंडिया से बाहर बोला जाए तो? यस, मैं पहला तो था जिसने ये किया था सीबीएस में। हाँ, हाँ, वही ये बताए थे ना सीनियर्स कि आप बैचलर्स के बाद ही चले गए थे। तो आपने मास्टर्स यहाँ किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में, जैसे लोग आईआईटी जैम का एग्जाम देते हैं, ऐसे ही सीयूईटी पीजी का एग्जाम देते हैं, तो ये देके आपने और अच्छे इंस्टीट्यूट में इंडिया में ही मास्टर्स कर लूं फिर पीएचडी के लिए मैं अब्रॉड जाऊं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था भैया आपने? सो मेरा एक्चुअली अब्रॉड का भी मतलब जो आइडिया था वो मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को अब्रॉड से ही मास्टर्स करना है। ओके, हाँ। सो इट्स लेट्स टेक अ स्टेप बैक कि मैं लाइडन कैसे पहुंचा। सो हाँ। बेसिकली अंडरग्रेड करने के, जब मैं अंडर ग्रेजुएट कर रहा था तब मैं इंटर्नशिप्स करता था, एंड एक इंटर्नशिप मेरा था आयुका में, विच इज़ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे। ओके, वहाँ पे मैं एक बुक था जो बहुत पढ़ता था, जिसका जो अभी भी मुझे बहुत पसंद है, इट्स कॉल्ड द एनुअल रिव्यूज फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। एंड उसमें बहुत अच्छे ऑथर्स लोग एक काइंड ऑफ ब्रॉड ओवरव्यू देते हैं अपने रिसर्च फील्ड का। ओके, तो हम्म। उसकी जो एडिटर थी वो थी इवीना वॉन डिशुक करके, उसका, एंड शी वॉज एफिलिएटेड विद लाइडन यूनिवर्सिटी। सो एक दिन मैंने ऐसी लाइडन यूनिवर्सिटी गूगल किया कि क्या चल रहा है, क्योंकि इट लुक्ड वेरी प्रेस्टिजियस टू मी। सो देखा कि वहाँ मास्टर्स प्रोग्राम है, मास्टर्स इन एस्ट्रोनॉमी, और साथ में स्कॉलरशिप भी है। सो मैंने अप्लाई कर दिया। अब
मैंने ना कोई एग्ज़ाम दिया आईआईटी जैम, ना आईएलटीएस दी। मैंने सोचा बस अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने में किसका क्या जाता है। सो मेरा आइडिया नहीं था कि मुझे एक्चुअली सीबीएस छोड़ना है मास्टर्स से पहले। मैंने जस्ट एप्लीकेशन किया जस्ट टू सी वेदर आई विल गेट सिलेक्टेड और नॉट। और मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, ना इंडिया में ना अब्रॉड में। सिर्फ मैंने एक ही जगह अप्लाई किया। अब वहाँ हो गया। हाँ। तब जाके प्रॉब्लम चालू हुआ कि अब मुझे अब मुझे वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा एंड ऑल। अब सिंस मुझे एक्सेप्टेंस मिला, इट वाज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस कि मुझे आइल्स निकालना है। सो मैंने फिर नेक्स्ट आइल्स एग्जाम बुक किया विच वाज 10 days अवे, एंड मैंने फिर वो क्लियर करके मैं आ गया। सो शायद मैं इंडिया में मास्टर्स करता, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, क्योंकि मैंने जो पहला एप्लीकेशन डाला था उसमें मेरा हो गया। अगर शायद नहीं होता तो मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं शायद मास्टर्स में कहीं और जाता इंडिया में, मैं शायद सीबीएस में ही रहता। बट सिंस लाइडन में मेरा हो गया, मैं चला गया। तो मतलब आपका कोई प्लानिंग नहीं था कि बाहर ही मास्टर्स करना है या पीएचडी भी बाहर करना है? पहले आपने सोचा नहीं था, ऐसे अप्लाई किया और अब हो गया सब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरे को ऐसा कोई मैंने प्लान नहीं किया था कि मेरे को लाइडन ही से ही करना है। बस जस्ट एज अ स्पर ऑफ द मोमेंट एक दिन इंटरनेट ब्राउज करते करते देखा कि लाइडन यूनिवर्सिटी है, दे हैव अ मास्टर्स इन एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोग्राम है। अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा। एक 2 पेज का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही लिखना है एंड फ्यू रेफरेंस लेटर्स, एंड समहाउ आई गॉट थ्रू। तो लाइडन में आप क्या। मास्टर्स करने के बाद कंटिन्यू फिर पीएचडी कर ली हुई है, मतलब आपका प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है वहां से आपने मास्टर्स किया फिर पीएचडी कर लिया, कि ये दोनों अलग अलग जगह जहाँ मास्टर्स आपने किया है और पीएचडी किया है? ये दोनों अलग अलग जगह है। सो मैंने मास्टर्स किया लाइडन यूनिवर्सिटी में। वो पीएचडी हम्म। प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं, बट उस ईयर आई थिंक कोई जॉब वैकेंसी नहीं निकली थी जो मैं जिस फील्ड पे मुझे काम करना था। सो हम्म। मैंने अलग जगह डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई किया। मैंने 3 कंट्रीज में पर्टिकुलरली अप्लाई किया था, जर्मनी, नेदरलैंड्स एंड स्विट्जरलैंड में एक दो एप्लीकेशन। एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन स्विट्जरलैंड फॉर माई पीएचडी। पीएचडी भी जो मैं यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा, इट्स अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी। इट हैज़ मास्टर्स प्रोग्राम, इट हैज़ एन अंडर प्रोग्राम एज वेल। बट मैं यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ। तो और आपका रिसर्च में ही इंटरेस्ट कब जगह हुई है, मतलब आपको रिसर्च में ही जाना है, आपने कब सोचा? जैसे बाकी लोग ऐसे रहते हैं, हाँ बैचलर्स मास्टर्स करना है या फिर बैचलर मास्टर्स करना है, उस फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड जैसे कोई साइंटिफिक ऑफिसर वाली जॉब हो गई या फिर और कोई जॉब हो गई जो एमएससी ओरिएंटेड ही हो, तो उसी में कंटिन्यू करना है करके। लेकिन आपने रिसर्च का ही क्यों सोचा? पहले से आप था माइंड में कि पीएचडी करना है? नहीं, आई डोंट थिंक मेरा मतलब मैं जब हाई स्कूल वगैरह में था, आई डोंट थिंक आई एवर थॉट कि मुझे हम्म। पीएचडी करना है और रिसर्च में हम्म। कंटिन्यू करना है। दैट वाज लाइक ओके, नहीं। जब मैं सीबीएस में था, आई थिंक दैट्स वेयर मुझे पता चला कि पीएचडी करके कोई एक जॉब होता है, एंड उसके बाद तुम कंटिन्यू कर सकते हो रिसर्च में। बेसिकली बेसिक रिसर्च करने के लिए यू कैन मेक यू कैन यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। मुझे उससे पहले पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि फिल्मों में साइंटिस्ट देखते हैं बट उन लोग सब मर हम्म। भी जाते हैं राइट एट द एंड ऑफ इट। सो मुझे नहीं लगा था साइंस एक वायबल ऑप्शन है। सो आई हम्म। थिंक सीबीएस में वो मुझे इंट्रोड्यूस हुआ अच्छे से कि रिसर्च करके यू कैन मेक अ लिविंग, एंड दैट्स एंड आई परसूड इट। पीएचडी किया एंड इट वाज वेरी इंक्रीमेंटल। ओके, मैंने अंडरग्रेड किया तो आई वाज लाइक कि मास्टर्स करना चाहिए। मैंने मास्टर्स किया तो मुझे लगा कि मुझे पीएचडी करना चाहिए। मैंने पीएचडी किया तो मुझे लगा कि एक पोस्ट डॉक करना चाहिए। सो इट्स लाइक मैं उतना आगे का नहीं देखता हूँ। जो अभी नेक्स्ट चल रहा है उसको अच्छे से करना है सर। एग्जैक्टली दो मैं हमेशा 2 साल तक का रन रेट रखता हूँ कि 2 साल तक मैं ये करने वाला हूँ, उसके बाद देखेंगे। अगर 2 साल बाद अच्छा नहीं लगा देन वी विल सी। ऐसा मतलब मेरा कोई ऐसा मैं बचपन से नहीं है कि अरे मुझे साइंटिस्ट बनना है। नहीं, इट इज़ ऑलवेज लाइक इंक्रीमेंटल कि इसके बाद ये करके देखते हैं, इसके बाद ये करके देखते हैं। और आपको यहाँ प्रॉपर छत्तीसगढ़ से ही है ना भैया? मेरा अपब्रिंगिंग थोड़ा उल्टा सीधा है। मैं बॉर्न इन कैलकाटा हूँ।
2 साल तक मैं वहीं पे था। उसके बाद फिर मैं राजरा आया था। राजरा में मेरा दिल्ली में। अपब्रिंगिंग हुआ है। दिल्ली राजा, एग्जैक्टली exactly। कोई नहीं जानता दिल्ली राजा को। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, इज्जत, अभी बहुत आ रहे हैं रिस्पेक्ट। भैया। मेरे भी दो तीन अरे दोस्त हैं वहां रेस्पेक्ट, से, अभी है, बहुत आ रहे हैं। अरे रेस्पेक्ट, दिल्ली राजा कोई जानता ही नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है, फिर दिल्ली राजा में आई थिंक मैं पूरा बचपन था। उसके बाद फिर एजुकेशन पूरा भिलाई में हुआ है, छत्तीसगढ़ में। फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल टू अंडर ग्रेड। पूरा सो हाँ, अंडरग्रेड। हाँ, मतलब सो हाँ, अंडरग्रेड तो इसलिए यहाँ मैं की है। ज्यादा मैं बंगाली कम छत्तीसगढ़ी ज्यादा हूँ। ऐसा है, आपको छत्तीसगढ़ी आता है अच्छे से? नहीं आता है बट समझ लेता हूँ। बोल ठीक भी ठीक लेता हूँ है। थोड़ा बहुत, बट उतना नहीं बोलता हूँ। ठीक ठीक। और वहाँ आप मास्टर्स के लिए गए, फिर पीएचडी कंटिन्यू कर रहे थे, तो वहाँ इंडियन फ्रेंड्स बने भी आप? थे वहाँ इंडियंस? Um, हाँ थे। मीन्स मतलब उतने, आई डोंट नो उतने भारी मात्रा में है कि नहीं, बट जैसे नेदरलैंड्स में आई थिंक मेरे क्लास में दो दो या तीन लोग थे। देवर फ्रॉम, कहाँ से थे उन लोग? दिल्ली या फिर मुंबई से थे। बट हाँ, थे। और पीएचडी में भी आई थिंक एक दो लोग हैं, दे आर फ्रॉम इंडिया। सो हाँ, दे आर ये फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स। हाँ, ये जैसे अभी ना सीबीएस में ऐसा हो गया है कि अब ना जो बच्चे आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, थर्ड ईयर बाद ना ज्यादातर स्किप करने का छोड़ रहे हैं, सीबीएस से निकलने का। और उसके बाद कहीं कोई अच्छी जगह हो गया इंस्टीट्यूट में तो अच्छी बात है, नहीं तो बस लोग ऐसा सोच ले रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है बहुत लोग, कि बस निकलना है बैचलर्स के बाद ऐसा करके। तो आपका इसमें क्या थॉट है कि आइजर जैसे मेरा आप ही अभी इतने योगदान है इसमें। आपका हमने कुछ योगदान है? गलत कर दिया। आई नहीं, गलत आई गलत तो नहीं है, एक तरफ से देखा जाए तो। आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलत बात है, ठीक है। हाँ, थर्ड ईयर के बाद या फिर फोर्थ ईयर के बाद अगर तुम्हें मास्टर्स कहीं और से करना है, या फिर तुम्हें साइंस के बदले बिजनेस या फिर कुछ और करना है, यू शुड डू इट। क्योंकि कॉलेज का नाम उसके एलुमनाई से बनता है, राइट? वो 2 दिन हम्म, का एलुमनाई था कि 3 साल का एलुमनाई था कि 5 साल का एलुमनाई था, डजेंट मैटर। इट्स मोर सही अबाउट कि ओके, ये यहाँ से एक डिग्री लिया है। है एंड यहाँ ही से इज डूइंग पढ़ते समथिंग। हैं। एग्जैक्टली। तू मुझे जानता है क्योंकि मैंने सीबीएस से अंडर ग्रेड किया है, राइट? हाँ, सो आई आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इफ यू गो इनटू एन आईआईटी और आईसर, लाइफ बन गई। एंड इफ यू आर इन सीबीएस, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स these education institutes are of the same level, and I think you can do really great things irrespective of where you are. Okay, जो भी फील्ड में तुम्हें काम करना है, whether you are at CBS or at some IIT, IISER or abroad, you can do the same things. तो जैसे आप किसी वर्कशॉप में जाते होगे भी, या फिर आपके रिसर्च से रिलेटेड जो भी कुछ भी होता होगा वहाँ, तो वहाँ अगर इंडियंस मिलते हैं तो वो ज्यादातर कौन से इंस्टीट्यूट के मिलते हैं इंडिया में? जो आईआईटी आइजर वाले ही ज्यादा मिलते हैं क्या? सो आई सो इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कितने हैं? ओके, मतलब मेन हम्म, जो फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज हैं, आईसर्स हैं, टीआईएफआर है और हम्म, सीबीएस है। तो यू वुड बी सरप्राइज मैं कितने सीबीएस मुंबई वालों से मिला हूँ बाहर। हाँ, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे कोई ना कोई एक सीबीएस मुंबई वाला मिल जाता है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आईआईटी एंड आईसर से मेजोरिटी लोग आते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज द शेयर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स इज एक्सपोनेंशियली हायर। हमारे पास सिर्फ दो हैं सीबीएस में, राइट? आईआईटीज हम्म। बहुत सारे हैं, आईसर्स भी बहुत सारे हैं। सो सीबीएस वाले से मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब आई बट स्टिल यू मीट them. But majority of the people that I meet are from IITs and ICES and stuff. Yes, you're right. तो बट उन लोग में ये वो बोल पहले से भी रहता है कि उनको सिर्फ रिसर्च ही करना है। सो मेरे फील्ड में हाँ, बायस दिखेगा। तो ये बोला गया कि पूरे इंडिया में बहुत कम जगह रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें से भी हमारे छत्तीसगढ़ में
एक हमारे पास है जहाँ हम पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत खास बात है। ये लोग अगर इसका अच्छे से फायदा उठाए तो। एग्जैक्टली एंड मीन्स मतलब यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। छत्तीसगढ़ में और आई डोंट थिंक कोई और इंस्टीट्यूट है। अभी आईआईटी भिलाई नहीं। आया है फॉर श्योर, बट अभी तक मैं आईआईटी भिलाई के किसी बच्चे से मिला नहीं हूँ बाहर। मिलूंगा तो देखते हैं, बट क्योंकि मैं भी खुद भिलाई से हूँ। नहीं। सो या बट अभी मैं सीबीएस मुंबई के बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। तो जैसे आपने बैचलर्स के बाद ही अब्रॉड जाने का सोचा भैया, उस टाइम आपका एज क्या रहा होगा? वही 20, 21, अराउंड 21 रहा होगा, 21, 22 जो भी है। तो पेरेंटल सपोर्ट आपका क्या था कि उतना दूर भेजना है बच्चे को, अभी बच्चा छोटा है ना? और आपका क्या था कि हाँ जाना है मेरे को, ऐसा कुछ था? देख, उस समय पेरेंटल सपोर्ट मतलब मेरे फैमिली का शायद मैं भी पहला था जो बाहर गया था। सो हाँ। उनको भी नहीं पता था कि क्या करना है। दे वर लाइक कि अब इसको इच्छा है, और आई वाज फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी, सो दे वर लाइक ओके जा सकता है तो जाए। सो दे सपोर्टेड मी इन एवरी पॉसिबल वे। दे वर वेरी हेल्पफुल इन एवरी, दे रियली हेल्प मी अलॉट। बट ऑब्वियसली तुम अगर किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो जहाँ तुम्हारे कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, यू हैव टू हाँ। बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, विच कैन बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो आई नो, मेरा पहला दिन जब मैं नेदरलैंड्स में आया था, सो शाम के 6-7 बज रहे होंगे, ओके। मेरे को एक अपार्टमेंट मिला था लाइडन के एक नेबरिंग विलेज में जिसको बोलते हैं ऊस्ट खेस्त। सो मैं 7 बजे पहुंचा, अनपैक वगैरह किया, और खिड़की के बाहर देखा तो कोई नहीं है। मतलब हम्म। कर्फ्यू वगैरह लगा है क्या, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। 7 बजे कोई बाहर क्यों नहीं दिख रहा है शाम के? हाँ, फिर मुझे पता चला ये गांव है, यहाँ शाम के 7 बजे सब सो जाते हैं। तो जैसे- तो ऑब्वियसली लाइक दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू डोंट रियली नो, बिकॉज तुम्हारे फैमिली में कोई और पहले गया नहीं है। बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से तुम्हें बहुत कुछ पता चलता है। सो इट वाज मिक्स ऑफ सरप्राइज एंड गेटिंग यूज्ड टू थिंग्स, बट इट वाज वेरी फन। तो फर्स्ट टाइम आप गए हुई है जब वहाँ TOEFL या आइल्स जो भी एग्जाम दिया आप इंग्लिश के लिए, वहाँ क्या है, आइल्स जरूरी है ना कि TOEFL? सो लाइडन के लिए मैंने आइल्स दिया था, टॉफल भी दे आइल्स। सकते हैं बट मैंने सिर्फ आइल्स दिया था। बट अगेन मैंने जब एप्लीकेशन किया था, मैंने ना आइल्स दिया था ना मैंने टॉफल दिया था। मेरा एक्सेप्टेंस के बाद मैंने आइल्स दिया था, ओके। सो मैंने या आइल्स का जवाब है। तो आइल्स का ये ऐसा रहता होगा ना भैया, कोई रिजल्ट जो आता है उसके परसेंट के बेस पे फिर आपको वहाँ एडमिशन मिलता होगा या अब्रॉड जाने मिलता होगा, ऐसा कुछ रहता है या कोई सो सर्टिफिकेट आइल्स मिलता है? में या सो आइल्स का ऐसा होता है कि हम्म। तुम्हें एक पर्टिकुलर मिनिमम स्कोर करना है, ओके, हम्म। सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर अ डिग्री अब्रॉड। ऐसा नहीं कि इट्स कोई 100 मार्क का स्कोरिंग लिस्ट नहीं है कि हम्म। 99 अगर इफ यू स्कोर देन तुम्हें अब्रॉड एजुकेशन में एंट्री मिलेगा, नहीं। IELTS is basically like whether your English is good enough or not. Okay? ओके। कम्युनिकेशन के लिए ही है बोला जाए तो, बाहर जाके आपको दिक्कत Exactly. नहीं होनी चाहिए। Exactly. So तुम्हारा साइंटिफिक एजुकेशन उन लोग नहीं चेक कर रहे हैं, वो उनको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और सीवी में दिख चुका है। जो वो हम्म। चेक करें कि वेदर यू आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली और नॉट, दैट्स इट। तो एक आपने आइल्स दिया था, और प्लस आपका CV जो रेज्यूमे है वो बहुत डिपेंड करता है ना भैया, जो आप वहाँ मास्टर्स करने गए, बेसिकली बोला जाए तो उसी के कारण आपका वहाँ सिलेक्शन हुआ होगा कि आपका जो अभी आपने इंटर्नशिप की थी, आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस था उसके बेस पे ही। एग्जैक्टली exactly. तो तुम्हारा सीवी जितना स्ट्रांग है, जितना तुमने इंटर्नशिप या फिर रिसर्च किया है, या फिर जो भी तुम्हें लगे जो तुम्हारे सीवी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दे डिसाइड वेदर यू गेट इनटू यूनिवर्सिटी और नॉट। ऐसा नहीं है कि आईएल्स और टॉफल दे डिक्टेट वेदर यू कैन गो टू अ सर्टेन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं था।
तो जैसे आप मास्टर्स वहां से किए तो किस वेबसाइट के थ्रू या किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने अप्लाई किया था, वो आप बता सकते हैं, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जो अभी बैचलर के स्टूडेंट हैं उनके लिए? मैं डायरेक्ट लाइडन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में गया था, उनका डायरेक्ट? मास्टर्स प्रोग्राम डायरेक्ट। सो हम्म। मैंने ऐसा मैंने रियली ऐसा रिसर्च नहीं किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा है या खराब है। हम्म। मुझे बस एक यूनिवर्सिटी लगा कि दे शुड बी नाइस, एंड मैंने अप्लाई कर दिया। और हाँ, उस जैसे समय मुझे आपने लगा नहीं बताया था हो बुक पढ़ जाएगा। रहा था उनका, राइटर जो थी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो मुझे लगा नहीं था कि हो जाएगा, बट अब हो गया। बट आई थिंक देर आर अदर वेबसाइट्स एज वेल जिसमें मास्टर्स का कैटलॉग रहता है, बट मुझे पता नहीं है। जैसे अभी पिछले लाइडन बार का प्रेटी स्ट्रेट सीनियर। फॉरवर्ड है, लाइडन यूनिवर्सिटी। हम्म। सो फॉर लाइडन यूनिवर्सिटी के लिए सिंपल है, अगर तो लाइडन यूनिवर्सिटी मास्टर्स प्रोग्राम गूगल करेगा, हम्म। और जस्ट फील्ड डाल दे एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स कॉस्मोलॉजी, एंड इट विल शो यू वेयर व्हाट यू कैन डू। तो जब आप शुरुआत में यहाँ से गए भैया, रायपुर से ही गए होंगे ना आप वहाँ, है ना? तो फिर आपका खर्चा कितना आया होगा शुरुआत में? तो आपने खुद पूरा हर चीज मैनेज किया होगा ना वहां तक पहुंचते तक? उसके बाद आपको फेलोशिप यार, मिला होगा, वो तो अलग बात है। या सीबीएस का फंड बहुत काम आता है इस चक्कर में। हाँ। आपने इकट्ठा सो करके रखा था? यस। सो मेरे उतने खर्चे नहीं थे। द मेन थिंग वाज फ्लाइट, क्योंकि फ्लाइट हम्म। में पैसा लगता है। माय फादर सपोर्टेड मी फॉर दैट, बट आई ऑल्सो हैड लाइक सम ऑफ मनी फ्रॉम लाइक आइल्स एग्जाम वगैरह, सब मैंने मेरे पैसे पे दिया था। जो सीबीएस का फेलोशिप था, यू कैन हम्म। यूज दैट मनी टू गो टू द नेक्स्ट जॉब, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू। लाइक थोड़ा सेविंग्स बिल्ट होता है, एंड यू कैन यूज इट फॉर द नेक्स्ट केस। या बट अल्टीमेटली आई डोंट थिंक उतना लगा था। पॉसिबली 40,000 फॉर द 40,000 INR फॉर द टिकट्स। फर्स्ट मंथ ऑफ रेंट मैंने जाने से पहले पे किया था, विच वॉज अगेन लाइक 40,000। तो जैसे आप बैचलर्स में थे सीबीएस में, तो आपने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप किया है भैया? एस्ट्रोफिजिक्स में ही मेन आपका इंटरेस्ट था ना? हाँ, मेरा मेन इंटरेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स में ही था। तो हम्म। मैंने फर्स्ट ईयर में आई एस इंसा का फेलोशिप होता है, समर फेलोशिप, हाँ, हाँ। वो लेकर मैं एरीज गया था, हम्म। विच इज नैनीताल में। हम्म। आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस करके एक है। सो वहाँ मैंने 2 महीने का रिसर्च किया था। फिर सेकेंड ईयर में मैं आयुका गया था, विच इज़ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे। एंड फिर फिर मैं आयुका ही गया था अगेन। बट बेसिकली मैंने जितने इंटर्नशिप और समर स्कूल्स किए थे अंडरग्रेड में, दे वर हम्म। स्प्रेड बिटवीन एरीज एंड आयुका ओनली। ओके, तो आपने पूरे अपने अंडर ग्रेड में 3 इंटर्नशिप्स कर लिए थे? हाँ, ये बहुत बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आई थिंक सीबीएस का मेन एडवांटेज यही था कि वेरी अर्ली ऑन इंस्टीट्यूट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी था। ओके। हम्म। सो मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया, हम्म। बट उसका जो डेट्स ऑफ फेलोशिप था, देवर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम डेट्स। तो सीबीएस के एग्ज़ाम डेट्स अलग रखा गया ताकि मैं इंटर्नशिप हम्म। करने जा सकूं। हम्म। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि then they allow you to do a lot of internships and summer schools and हम्म। stuff. So yeah, that really helped me a lot, I think. हम्म। अभी तो ऐसा नहीं है लगता भैया, क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी सेमेस्टर एग्जाम के बीच में आया होगा किसी का इंटर्नशिप। तो कुछ चेंज हुआ है अभी? मतलब टाइम टेबल चेंज हो गया या शेड्यूल चेंज कर दिया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है? तो पहले था ये, जैसा आप बता रहे हो? बट पहले टाइम टेबल भी नहीं था ना, हम लोग को पता नहीं था कि एग्ज़ाम कब हाँ। होने वाला है, क्योंकि नया नया चालू हुआ था।
हाँ सो ना हाँ हम लोग हाँ। को पता था एग्जाम कब होने वाला है, तो हम लोग इंटर्नशिप का डेट्स पे डिसाइड नहीं कर सकते थे। तो इंटर्नशिप का डेट्स हम पे इम्पोज होता था, एंड फिर हम लोग जाके बात करते थे कि एग्जाम का डेट्स कैन यू अकोमोडेट दिस, बिकॉज फर्स्ट फ्यू इयर्स में वो अनसर्टेनिटी था। बोला जाए तो पूरा इंडिपेंडेंट था पहले, सीबीएस अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करा सकते थे। हम्म। हाँ, हम्म, क्योंकि पेपर भी इंटरनली बनता था, यूनिवर्सिटी से नहीं आता था। सो टीचर्स लोग काफ़ी इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कराते थे हर चीज़। हम्म, मुझे अभी पता नहीं कैसा चल रहा है, मतलब क्या स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, बट अभी बहुत साल हो भी गए हैं, तो आई थिंक एक स्ट्रक्चर आ गया होगा कि हम्म, हर साल इस पर्टिकुलर टाइम में एग्ज़ाम हो रहा होगा। हम लोग के टाइम में कई बार एग्ज़ाम एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता था। सो हाँ, एग्ज़ाम दिए, एक दिन मंडे, ट्यूसडे सेकंड एग्ज़ाम, थर्सडे सेकंड, वेंसडे सेकंड एग्ज़ाम, ऐसा कर करके एक हफ्ते में एग्ज़ाम ख़त्म। हाँ। अभी तो बहुत अच्छा खासा गैप मिल जा रहा है हम लोग को, इसी बीच में मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। नहीं, मौका अच्छा है। हम लोग के टाइम में जब ऐसे एक के बाद एक एग्ज़ाम होता था, हम्म, उस उसी वीक को गेम ऑफ थ्रोन्स का फाइनल सीजन निकल रहा था। सो मैं हाँ, एग्जाम देता था और दौड़ के आता था ताकि एपिसोड देखूं, और फिर पढ़ने बैठता था ताकि नेक्स्ट दिन का एग्जाम दे सकूं। सो बाकी सब लोग सो रहे हैं और मैं खत्म कर रहा हूँ 1 घंटे का गेम ऑफ एपिसोड, थ्रोन्स देख रहा हूँ। क्योंकि 6 एपिसोड थे और 6 एग्जाम थे। हाँ। क्रेजी। तो बट भैया या, जैसे आपने इंटर्नशिप किया, तो तीनों इंटर्नशिप के जो टॉपिक्स थे वो इंटर रिलेटेड थे क्या? नहीं, सो ऑफ कोर्स मतलब एस्ट्रोफिजिक्स में ही थे, क्योंकि उसमें मेरा हाँ मेन हाँ। इंटरेस्ट था। हम्म, बट मेरा पहला इंटर्नशिप मोस्टली ऑब्जर्वेशनल था। इट इट वाज लिंक्ड विद स्टार्स, हाउ हम्म, हाउ स्टार्स ऑर्बिट इन आवर गैलेक्सी। सेकंड वाला, उसके बाद वाला रिसर्च जो था वो कॉस्मोलॉजी की तरफ ओरिएंटेड होते गए, क्योंकि हम्म, एरिस जो था वो ऑब्जर्वेशनल इंस्टीट्यूट था, तो वो बहुत ज़्यादा टेलीस्कोप्स एंड ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान रखता था। बट आयुका, हम्म। आई थिंक, ऑफ कोर्स वो भी ऑब्जर्वेशनल इंस्टीट्यूट है, बट कॉस्मोलॉजी एंड थ्योरी इटसेल्फ आर रियली पॉपुलर देयर। सो मैं वहाँ पे थोड़ा थ्योरी पे काम करता था। आप अपने जब पीएचडी चालू किए भी है तो आपके पीएचडी का टॉपिक क्या था? जो आपने इंटर्नशिप किया फिर उसके बाद आपका वहाँ सिलेक्शन हुआ मास्टर्स के लिए, इसी से रिलेटेड आपका टॉपिक था पीएचडी का भी कि क्या था? नहीं, सो बेसिकली मैंने जब इंडिया में अंडरग्रेड किया था, सो हम्म, मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च कॉस्मोलॉजी था। उसमें मेरा ट्रेनिंग हुआ था, एंड वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है इंडिया में। फिर मैं जब लाइडन आया, सो मैं सोचा कि कॉस्मोलॉजी करते हैं, क्योंकि इट वुड मेक सेंस, आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल। जिस जिस चीज़ का नॉलेज है उस चीज़ पे कंटिन्यू करना इज़ वेरी नाइस, राइट, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है। बट जब मैं लाइडन आया तो हर कोई कोई भी कॉस्मोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा है, हर कोई बात कर रहा हम्म, है एक्सो के बारे में। एक्सो प्लैनेट्स आर बेसिकली प्लैनेट्स आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, एक्सो इज आउटसाइड। हाँ, सो मैं देखा कि वहाँ पे लाइडन में हर कोई एक्सो के बारे में बात कर रहा है, तो मैं बोला कि करके देख लेते हैं। मतलब एक हम लोग के यहाँ 2 मास्टर थीसिस होते हैं लाइडन में। मैं सोचा हम्म, कि फर्स्ट मास्टर थीसिस लाइडन में एक्सोप्लैनेट्स पे करके देखता हूँ। पसंद नहीं आया तो सेकेंड ईयर में शिफ्ट कर जाऊंगा कॉस्मोलॉजी पे, क्योंकि वो फील्ड मेरे को अच्छे से पता है थोड़ा। मैंने मास्टर्स किया। मेरा मास्टर्स का फर्स्ट प्रोजेक्ट था एक्सोप्लैनेट्स में, एंड आई रियली लव्ड इट। आई वाज लाइक, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे इस पे कंटिन्यू करना है। एंड मैंने 2019 में एक्चुअली एक्सोप्लैनेट्स पे काम करना चालू किया था। एंड 2019 को ही नोबेल प्राइज मिला था एक्सोप्लैनेट्स पे, टू टू रिसर्चर्स इन जिनीवा। आई वाज लाइक ग्रेट, मैं एक्सोप्लैनेट्स पे हम्म। कंटिन्यू काम करता रहूँगा। सो फिर सेकेंड ईयर में भी मैंने उसी पे काम किया, बट दिस टाइम मैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी में काम कर रहा था। एंड फिर मास्टर्स ख़त्म करने के बाद मैंने अपॉर्चुनिटीज़ खोजे कि एक्सोप्लैनेट्स पे कंटिन्यू कहाँ कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे जिनीवा आ गया। तो एक्सोप्लैनेट्स पे ही काम था फिर आपका आगे? या, मेरा पीएचडी पूरा एक्सोप्लैनेट्स पे, हाउ टू फाइंड देम, हाउ टू कैरेक्टराइज देम, हाउ टू स्टडी देयर एटमॉस्फेयर्स एंड स्टफ। तो फिर अभी आपका पीएचडी तो कंप्लीट हो गया, फिर ये जो पोस्ट डॉक है
वो उसका भी टॉपिक डिफरेंट है कि उसी में और कुछ आगे कंटिन्यू रहता है, क्या अब रहता है मैं पोस्ट एक्सो डॉक प्लांट्स में? पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मैं चेंज एक्सोप्लैनेटेरियम। नहीं कर रहा। मुझे फील्ड बहुत पसंद है, बट काइंड ऑफ मेरा हम्म। मेरा रिसर्च हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एक्सोप्लैनेट्स पे भी काम करता हूँ, बट आई ऑल्सो लव स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स, सो आई स्टडी द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स एट द सेम टाइम। सो जिस स्टार्स जो स्टार्स के अराउंड प्लैनेट्स हैं, हाँ। मैं स्टार्स को भी स्टडी करता हूँ और प्लैनेट्स को भी स्टडी करता हूँ, ताकि एक यूनिफाइड पिक्चर इमर्ज हो कि ये प्लैनेट्स कैसे बने और किस टाइप का इन्वायरमेंट में वो एम्बेडेड है। ओके। ओके। हम्म। और तो जो आपका इंटरेस्ट था कॉस्मोलॉजी में, वो फिर पूरा शिफ्ट होके एक्सोप्लैनेट पे आ गया। पीएचडी भी उसी एग्जैक्टली। में हो गया, पोस्ट डॉक भी उसी में कर रहे हो। एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब कॉस्मोलॉजी इज ग्रेट फील्ड, बट कॉस्मोलॉजी बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हम्म। मतलब नाउ आई थिंक पॉसिबली 100 ईयर्स से कॉस्मोलॉजी एग्जिस्ट कर रहा है, बट हम्म। एक्सो प्लैनेट्स, मैं जब पैदा हुआ था तब शायद दो या तीन थे। फर्स्ट हम्म। डिस्कवरी वाज इन 1995, और राइट नाउ वी आर एट 5000 प्लस एक्सो प्लैनेट्स। सो the field is relatively new, only 25 years, right? So fundamental questions are still open and you can answer and work on them. So that, वो मुझे बहुत पसंद है इस फील्ड के बारे में, क्योंकि बहुत सारा स्मॉल क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड है, हम्म। एंड तो फंडिंग भी काफ़ी जैसे, है इस फील्ड में भी। हाँ हाँ, तो जैसे आप बेसिक बताए हुए हैं कि एक्सोप्लैनेट्स क्या होता है, जैसे मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए ना ये टर्म्स नया ही है बोला जाए तो। मतलब मैं नहीं जानता, क्लियर बोलूंगा तो ये सब चीज के बारे में। वैसे कॉस्मोलॉजी क्या है? बट कॉस्मोलॉजी मेरे हिसाब से है, फॉर एग्जांपल, मैं जिस क्वेश्चन में काम करता था मैं तुझे बता सकता हूँ। हम्म। यूनिवर्स में इन्फिनिट गैलेक्सीज है, राइट? हाँ मान हाँ। लेते हैं, अगर इफ देर आर इन्फिनिट गैलेक्सीज, देन हर पॉइंट ऑफ साइट में एक ना एक गैलेक्सी रहेगा। हम्म। सो नाइट स्काई डार्क क्यों है? इफ देर आर सो मेनी गैलेक्सीज, गैलेक्सी। देन हर हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो नाइट स्काई जो हम्म। हमारा डार्कनेस है, दैट शुड नॉट एग्जिस्ट, हम्म। इट शुड बी कंप्लीटली इलिमिनेटेड, राइट? हाँ। दैट्स अ दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कॉस्मोलॉजी। मैंने जिसके अंदर मेरा अंडरग्रेड थीसिस किया था वो थे जयंत नार्लिकर। आई डोंट नो तू जानता है कि नहीं। नहीं, मैं तो नहीं जानता। सो जयंत फिजिक्स नार्लिकर, वाले जरूर जानते होंगे। हाँ, सो जयंत हाँ। नार्लिकर काम करते थे स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी में। उनका ये मानना हम्म। था कि यूनिवर्स फाइनाइट नहीं है, इट्स इन्फिनिट यूनिवर्स विद इन्फिनिट नंबर ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स का कोई एज नहीं है एंड स्टफ लाइक दैट। सो these are the questions that I was trying to answer. Okay, तो ये but जयंत okay, नार्लिकर आप so बता रहे हैं, वो इंडिया के साइंटिस्ट है? yes, जयंत नार्लिकर आयुका में थे। तो बट ओके, अगर तुझे ब्रॉडली समझना है कि एक्सो हम्म। प्लैनेट्स एंड कॉस्मोलॉजी में डिफरेंस क्या है, हम्म। एक्सो प्लैनेट्स हम लोग सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में करते हैं। ठीक है, हम लोग जो प्लैनेट्स डिस्कवर करते हैं वो हम्म। हमारे मिल्की वे में स्टार्स के अराउंड करते हैं। कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ गैलेक्सीज आउटसाइड, सो ओके। बेसिकली लोकल यूनिवर्स के बाहर। थोड़ा, कॉस्मोलॉजी और ब्रॉड स्टडी है बोला जाए तो। एग्जैक्टली, कॉस्मोलॉजी और बिगर स्केल पे चीजें देखता है। हम्म। आई थिंक एक्सोप्लैनेट्स इज लाइक हम लोग लोकलाइज्ड है ओके। कंपैरेटिवली। सो फॉर एग्जांपल, एक्सोप्लैनेट्स अगर समझना है तो तू बायोलॉजी है, बायोलॉजी फील्ड से है। हम्म। इफ देयर इज लाइफ आउटसाइड ऑफ ऑफ दिस अर्थ, और कौन सा मॉलिक्यूल वगैरह डिटेक्ट होगा? कौन सा मॉलिक्यूल विल बी अ ट्रेसर ऑफ लाइफ, राइट? हम्म। मान ले मीथेन है कि ऑक्सीजन है या फिर वाटर ऑक्सीजन है है। या फिर ओजोन है। सो आई लुक फॉर दोज मॉलिक्यूल्स एज वेल इन अदर ओके। planets, क्योंकि when you detect them you can say something about whether something about the chemistry of the planet. Okay. बाकी वहां भी कुछ एग्जिस्ट करता होगा ऐसा?
वेरी लाइकली नॉट, बट मतलब हम्म। द फर्स्ट गोल इज टू जस्ट कैरेक्टराइज कि कौन से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है हैबिटेबिलिटी वाला, बट दैट्स फर्दर डाउन द लाइन। पहला पहला स्टेप है कि किस टाइप का एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, उसमें वाटर है कि नहीं, उसमें ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एंड ऑल एंड ऑल। तो ड्यूरिंग योर पीएचडी भाई आपने कोई, आप कोई ऐसे साइंटिस्ट से मिले हैं जो लगा होगा आपको कि नहीं यार इनसे मिलना है करके, फिर आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो और फिर मिलके मजा आ गया होगा? क्योंकि आप जिस फील्ड में हो, एक लगता है ना हमारे लिए वही एक, क्या बोले जाए उनको, भगवान जैसे हो जाते हैं कि नहीं यार इनसे तो मिलना है करके। और आप ऊपर से बाहर पढ़ रहे हो, तो फिर कोई कभी ऐसा इंटरेक्शन हुआ है किसी साइंटिस्ट को? सो अगर देखा जाए तो एक्सो प्लैनेट्स में हाँ हाँ। एक ही नोबेल प्राइज मिला है, राइट? 2019 में नोबेल प्राइज मिला था। इट हम्म। वेंट टू मिशेल मेयर एंड डिडियर कॉलोस। ठीक है। वो एक्चुअली जिनीवा में ही है। ऐसा है क्या? सो या मिशेल मेयर इज देयर एट एवरी क्रिसमस पार्टी। सो हम उनसे मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने 1995 में अपना नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी किया था। सो ही इज़ लाइक द ग्रैंडफादर ऑफ एक्सोप्लैनेट्स, एंड हम उनसे जब मिलते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। डिडियर कॉलोस से मिला नहीं हूँ मैं अभी तक, बट डिडियर कॉलोस का ऑफिस है मेरे पास। सो जिस मतलब ऑफिस में मैं एड्रेस है काम आपके पास? नहीं, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ उसमें पहले हाँ। डिडियर था। ऐसा है क्या? तो ठीक 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 ठीक। तो मेरे पास उसका ऑफिस फोन नंबर है। हाँ एंड उसके पेंसिल रबर सब जो वो छोड़ के गया था मैं सब ले लिया हूँ। हाँ। बिकॉज इट्स माई। बट या, ठीक ठीक। सो मैं मिला हूँ मिशेल मेयर से, विच इज अमेजिंग। बट ऑल्सो जैन नार्लिकर इज ऑल्सो रियली पॉपुलर आई थिंक। मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जयंत नार्लिकर उनमें से शायद सबसे पॉपुलर एंड सबसे फेमस साइंटिस्ट है। हम्म। उन्होंने आयु का स्टैब्लिश किया था, एंड लाइक ही इज रियली फेमस इन इंडिया। आई थिंक उनको बाहर पद्म भी बहुत भूषण। फेमस होंगे। हाँ, वो बहुत बहुत फेमस है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ जैसे यहाँ भी एक रूटीन रहता है, और वो रहता है, बोला जाता है कि हम एक टाइम में जाते हैं, टाइम में आ जाते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, है ना, खासकर यहाँ के स्कॉलर्स भी है वो। और कभी कभी उनको ऐसा भी रहता है कि सुबह से आते हैं, लेकिन उनको काम करते करते लैब में रात हो जाता है। या एक ना हमारे हॉस्टल में एक भैया थे, रिसर्च स्कॉलर थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वो रात को 1 बजे 2 बजे लैब जाते थे। तो ऐसा भी आप लोग का कुछ रहता था क्या? मैं एक्चुअली मैं मोस्टली मैं दिन में काम करता हूँ, हाँ 9 से 5 ऑफिस में, मतलब रिसर्च करता हूँ। बट ऑब्वियसली मैं ऑब्जर्वर भी हूँ, सो मेरे को कई बार रात को टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशंस लेना रहता है। हाँ हाँ। मोस्टली जो टेलीस्कोप्स के साथ मैं काम करता हूँ वो चिले में है। ओके, इन साउथ अमेरिका। सो ठीक है। और मैं उनसे रिमोटली कनेक्ट करता हूँ जिनीवा में। सो टाइम डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, बट बेसिकली मैं रात के 11 बजे काम चालू करूँगा, एंड सुबह नेक्स्ट दिन 12-1 बजे ख़त्म होगा मेरा ऑब्जर्वेशन। एंड यस, मैं उस समय, मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं 1 महीने तक नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। सो हाँ, पीएचडी में ऐसा होता है कि तुम्हें कई बार लेट काम करना पड़ता है, स्पेशली हम्म। एस्ट्रोफिजिक्स में कई बार तुम्हें रात को काम करना पड़ता है, बिकॉज यू कांट सी स्टार्स इन द डे स्काई। सो या, कॉमन है। रिसर्च में कॉमन है फिर। रिसर्च में कॉमन है, बट मैं अगर नहीं कर रहा तो आई, मतलब मैं रेयरली 1-2 बजे तक काम करूंगा। अगर कुछ डेडलाइन वगैरह है तो मुझे शाम को काम करवा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। इतना चलो। इतना भी काम नहीं करना चाहिए। तो फिर, Yeah. तो आपका रूटीन क्या रहता है भैया वहाँ? जैसे आप लेट नाइट तक भी कभी काम करते होगे, तो कोई ऐसा आपका फिक्स शेड्यूल है कि आप इतने बजे रात को सो जाते हैं, इतने बजे उठ जाते हैं, इतने बजे मेरे को जिम जाना है, इतने टाइम खाना खाना है, ऐसा कुछ रहता है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक है आपका शेड्यूल? मैं मतलब
मैं सुबह काम पे जरूर जाता हूँ। सो मैं सुबह 7:30 बजे निकलता हूँ यूजुअली। हम्म। फिर मैं शाम के 5-6 बजे तक घर आ जाता हूँ, ठीक है। बट फिर शाम शाम को मैं जल्दी सो जाता हूँ। मैं पहले 12 बजे तक जागता था, अभी मैं 10 बजे सो जाता हूँ। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, ठीक है, बाल पक गए मेरे। अब हो गया, मैं 10 बजे सोता हूँ। बिल्कुल। बट मेनली आई 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 थिंक रूटीन हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि हम्म। कंट्रीज वगैरह पे भी डिपेंड करता है किस कंट्री में हो, कहाँ पे क्या चल रहा है, एंड ऑल। बट या इट्स एवर चेंजिंग। क्योंकि मतलब पीएचडी कर रहे हो, तुम्हारा 4 साल का जर्नी है, राइट। फर्स्ट ईयर में तुम काफ़ी रिलैक्स रहते हो। सेकेंड ईयर में थोड़ा वर्कलोड बढ़ता है। थर्ड ईयर में वर्कलोड बहुत बढ़ चुका है, बहुत कम मीन्स बहुत सारा काम करने को है, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम है। फोर्थ ईयर में धीरे धीरे प्रेशर उठता है, एंड यू कैन राइट योर थीसिस एंड ग्रेजुएट। सो 4 साल तक अगर सेम रूटीन फॉलो करना, आई थिंक इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट एवरी ईयर यू मेक अ रूटीन, एवरी 6 मंथ्स यू मेक अ रूटीन। लाइक आई थिंक मैं जब मास्टर्स कर रहा था तब मैं शाम को बहुत पढ़ता था हम्म। कोर्सेज वगैरह पास करने के लिए। बट अभी मुझे वो नहीं करना पड़ता, विच इज़ वेरी नाइस। बट जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मुझे शाम को पढ़ना पड़ता था। आफ्टर पहले सुबह यूनिवर्सिटी किए, फिर शाम को पढ़ाई। तो आपने बैचलर्स बैचलर्स यहाँ से कर लिया, मास्टर्स आपने क्या आप मास्टर्स यूरोप से किया है, और फिर पीएचडी भी यूरोप में कर रहे हो आप, और आपका पोस्ट डॉक भी यूरोप में चल रहा है। फिर आगे का आपका क्या प्लानिंग है करियर का, कि आपको जॉब इंडिया में करना है या वहीं करना है, या फिर और रिसर्च फील्ड में ही रहेंगे, कि और एकेडमिक्स में जाना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं 2 साल से ज़्यादा का नहीं देख पाता हूँ। मतलब ठीक ठीक। 2 साल से आगे का मुझे नहीं पता। मुझे अभी 2 साल का पता है। 2 साल का मेरे पास फंडिंग है हम्म। पोस्ट डॉक करने का, यूके में। सो मैं 2 साल तक यही हूँ और मैं रिसर्च ही करूँगा। उसके बाद अगर मुझे लगता है, इट डिपेंड्स कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं। इफ़ देर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, फंडिंग कट्स वगैरह है, सो फिर ऑब्वियसली मैं कुछ और कर सकता हूँ। रही बात इंडिया में आने की, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि अगर कोई अच्छा पोजीशन मिलेगा। मेरा एक्चुअली किसी कॉन्टिनेंट की तरफ या फिर किसी कंट्री की तरफ उतना अट्रैक्शन नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन हम्म। कि मुझे कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हम्म। आज आई कॉल इट पापी पेट का सवाल है। सवाल है। और वहां राइट। आप पोस्ट डॉक कर लेते हैं, पीएचडी पीएचडी कर लेते हैं, पोस्ट डॉक कर लेते हैं, फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अभी वहां जॉब के लिए? सो बेसिकली अगर तुमने पीएचडी किया है, सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिपेंड करता है कि तुमने पीएचडी किस में किया है। जैसे अगर तुमने इंस्ट्रूमेंटेशन पे पीएचडी किया है, मैं हम्म। एस्ट्रोफिजिक्स से बता सकता हूँ। या फिर हम्म। मतलब ये अप्लाई करता है हर एक फील्ड पे। अगर तुमने इंस्ट्रूमेंटेशन पे पीएचडी किया है, सो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाने का विद स्क्रूज एंड हार्ड ड्राइव। फिर तुम मैकेनिकल कंपनीज में जा सकते हो। देर आर सो मेनी कंपनीज जो एक्चुअली हार्डवेयर बनाते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल देर आर देर आर मेनी कंपनीज फॉर दैट। सो ये कर सकते हो। या हम्म। फिर एक फाइनेंस इज ऑल्सो अ रियली ग्रेट ऑप्शन, जो मुझे बहुत एपेटाइजिंग लगता है। या तो हेज फंड मैनेजमेंट या फिर कोई बैंक में काम करना, which is which can be a really great job, because at the end of the day you are good with numbers, right? तुम बस numbers stars में लगाने के बदले रियल लाइफ में लगा रहे हो। So obviously there you can do a lot of things. There is a company called Proton, तो सुना है नाम? सुनने लग रहा है। बाहर प्रोटॉन एक की है कंपनी क्या? नहीं, प्रोटॉन एक कंपनी है जो जिनीवा के सर्न के साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है। इट्स लाइक अ गूगल। प्रोटॉन का अपना मेल है, ड्राइव है, एंड ऑल एंड ऑल। ऐसा इट्स है। वेरी इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर। सो हम्म। सिंस तुम्हारा साइंटिफिक बैकग्राउंड है, तुम वो ऐसी कंपनीज पे ज्वाइन कर सकते हो। फॉर हाँ। एग्जांपल मेरा डेली रूटीन जो है, मैं किसी लैब में नहीं जाता, ओके। मैं हम्म। एस्ट्रोफिजिसिस्ट हूँ। मेरा बेसिकली लैब मेरा कंप्यूटर है।
99% ऑफ द डे ऑफ द टाइम मैं कोड लिख रहा हूँ। एंड जब तुम कोड लिख रहे हो तुम बेसिकली यू कैन अप्लाई टू एनीवेयर। ओके, सो बेसिकली मैं प्रोफेशनल कोडर हूँ इन अ वे। जैसे आपने दो ऑप्शन बताया भैया, एक हम बैंक में जॉब कर सकते हैं और एक शुरुआत वाला क्या बोले बोले थे आप? तो आप बोले थे या हेज फंड मैनेजमेंट, वो क्या है भैया? basically it's a bit like stocks. It's तुम किसी और का एसेट मैनेजमेंट कर रहे हो, जैसे जिनीवा में ये बहुत पॉपुलर है। जिनीवा इज द लाइक स्विस बैंक्स एंड ऑल, राइट? इट्स वेरी पॉपुलर। हम्म, सो हाँ हाँ हाँ। you take care of the money of other people, like तुम इन्वेस्ट करते हो, they get returns and all. So इंडियंस अपना ब्लैक मनी वही रखते हैं बोलते हैं। yes. स्विस बैंक में। अभी नहीं रख सकते, आई डोंट थिंक सो, बट पहले था ये बहुत। ठीक ठीक क्योंकि ठीक। मैं जब पहली बार स्विट्जरलैंड आया था, मैं स्विस बैंक अकाउंट खोलने गया। हाँ हाँ वन ऑफ द क्वेश्चंस दे आस्क्ड वाज कि पॉलिटिकल फैमिली से हो? मैं बोला नहीं। दे बोला ओके। हाँ। मतलब वो इंडिया के लोग वहाँ इसी नाम से जाने जाते थे लगता है टाइम में। कि नहीं अपने बट ब्लैक मतलब मनी आ इट्स रखे। ग्लोबल, राइट? क्योंकि वो हर कंट्री से आ रहा है ब्लैक मनी इधर। इट्स नॉट लाइक ठीक कि इंडिया ठीक। ही कर रहा है, ओके? यूएस से भी आ रहा है, हर कंट्री से आ रहा है। हम्म, बट वो बेसिकली अवॉइड कर रहे हैं हम्म, नॉन पिनलाइजर्स। इंडिया में काफ़ी फेमस है, राइट? कि हाँ हाँ। पॉलिटिशियंस यूज करते हैं कई बार स्विस बैंक्स को। स्विस सो बैंक। स्विस बैंक्स एंड इंडियन गवर्नमेंट भी ट्राई करता है कि इसको लिमिट करें। हम्म। तो ऐसा ऐसा क्यों है, ये इतना क्यों ज्यादा फेमस है ब्लैक मनी के नाम से स्विस बैंक? कि इंडियन या फिर कोई भी कंट्री वाले वहां रख पाते हैं अपना पैसा करके, तो को क्या फायदा है उसमें, मतलब स्विस बैंक में रखे होंगे? मुझे खुद नहीं चाहे तो पता। दूसरे दूसरे कंट्री के भी बैंक में रख पा सकते हैं, लेकिन स्विस बैंक बहुत सुनने मिलता है। इंटरेस्ट मेनली ज्यादा मिलता है या क्या? नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मेन चीज जो मिलता है, आई थिंक स्विस करेंसी बहुत स्टेबल है। सो ओवरऑल लाइक स्विट्जरलैंड इज लाइक अ फोर्ट्रेस की हम लोग दूसरे कंट्रीज में पॉलिटिकल रिफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं, स्विट्जरलैंड हम्म। न्यूट्रल रहता है। सो इसकी वजह से स्विस करेंसी काफी स्टेबल रहता है। और करेंसी का नाम क्या बोल रहे थे? मैं जैसे यूरो समझ रहा था, वहां का है क्या वो? स्विस फ्रैंक्स। सो बेसिकली स्विट्जरलैंड में हर एक कंट्री जो है वो इज पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड द यूरोपियन यूनियन। हम्म, ओके, और उनका एक यूनिफाइड करेंसी है जिसको बोलते हैं यूरो। स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ऐसा हम है। लोग सेंटर में है यूरोप के, बट हम लोग यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं है। हाँ, दैट्स अगेन इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्विस बैंक्स आर फेमस, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम, हम लोग न्यूट्रल हैं सेंटर में। ठीक ठीक। सो दैट्स व्हाई द करेंसी रिमेन्स स्टेबल। यूरो में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, बट ओवरऑल स्विस फ्रैंक्स रिमेन स्टेबल। दैट्स द आई थिंक द ओवरऑल परसेप्शन। और जैसे आपने ये पीएचडी वहां से करनी है, फिर पोस्ट डॉक के लिए और कहीं बाहर जाया जाए, आप तो माइंड में ये नहीं है अभी एक बार कि चलो यूरोप से यूएस कर जाया जाए या फिर और कहीं जाया जाए? मुझे यूरोप काफ़ी पसंद है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मतलब ऐसा नहीं है मैं अपोज हूँ दूसरे कंट्रीज जाने के लिए, बट मुझे अभी यूरोप काफ़ी पसंद है। अभी भी बहुत सारी जगह देखना बचा है। सो मे बी इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए आई थिंक मेरे को यही पसंद है। मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं इधर। सो अब अगर मैं दूसरे कॉन्टिनेंट चले जाऊंगा, फिर मुझे फिर मुझे स्टार्ट से दोस्त बनाने पड़ेंगे। फेमिलियर हो गया हमारे आपका। हाँ, थोड़ा फेमिलियर हो गया हूँ। और ये बट तो वही। इतना भी नहीं कि कंट्रीज जंप नहीं करता, मैं हर एक डिग्री के बाद कंट्री जंप कर लेता हूँ। ठीक ठीक। अब अभी तक तो पढ़ाई वाली बात हुई है, और मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप यूरोप में कहाँ कहाँ घूमे? है ना, जेनेवा में थे, फिर स्विट्जरलैंड में। मैं आई थिंक सब कंट्री ऑलमोस्ट देख चुका हूँ इन द वेस्टर्न यूरोप। पोर्चुगल, स्पेन, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग,
जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, हम्म, यूनाइटेड किंगडम, चेक रिपब्लिक, अ लिटिल बिट ऑफ स्कैंडिनेविया। सो काफ़ी देख लिया। बहुत सारे country। तो ये बट ज्यादातर आप काम से ही जाते थे अपने, मतलब पीएचडी के रिलेटेड वर्कशॉप में किसी काम से, कि घूमने भी जाते रहते हो आप मोस्ट ऑफ मैं द। मैं जनरली, मुझे एक्चुअली उतना घूमना का क्रेज नहीं है। मैं जाता हूँ, मैं वो काइंड ऑफ मेरा जॉब जॉब का ही देन है कि मुझे अलग अलग कंट्रीज जाना पड़ता है। बट या मैं जाता हूँ तो घूम भी लेता हूँ कि एक दो दिन या फिर एक हफ्ते रह लिए आफ्टर विजिटिंग अ कंट्री। क्योंकि मतलब टूरिस्ट बन के घूमना मुझे उतना पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे उतना मतलब कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाना इज़ ग्रेट, बट मुझे उतना कल्चर के बारे में नहीं पता चलता है। जब मैं किसी कंट्री में जाकर रहता हूँ या फिर मैं काम करता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि छोटा छोटा चीज़ क्यों है और कैसे है। सो अगर मान ले मैं जैसे पोर्चुगल में मान ले एक महीना रहा तो मुझे उतना समझ में नहीं आएगा कंट्री के बारे में जितना मैं वहाँ पे काम करने पे मुझे समझ में आएगा। राइट। सो दैट्स वाई लाइक मुझे मुझे जाना पसंद है, ऐसी कंट्रीज देखना बहुत पसंद है। बट मुझे पता है कि मैं एक टूरिस्ट की तरह, टूरिस्ट की नज़रों से देख रहा हूँ। उस कंट्री में रहकर उस कंट्री के में काम करना, उस कंट्री के दोस्त बनाना, दैट हैज़ अ वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है कंपेयर टू बीइंग अ टूरिस्ट, राइट। ओके। कभी ऐसा हुआ भी है कि आप किसी कंट्री में गए हो और आपको इंग्लिश तो अच्छे से आता है, लेकिन कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आ रहा है, वो अपने किसी नेटिव लैंग्वेज या जो भी बोलते हैं उससे बात कर रहे हो, तो आपको दिक्कत ना हो, उनको इंग्लिश अच्छा नहीं आ रहा हो तो हाँ, वो मीन्स दैट दैट हैपेंस इन डेली लाइफ, राइट। मतलब होते रहते हैं। तुम्हें थोड़ा बहुत लैंग्वेज बेसिक्स सीखना पड़ता है कि तुम हम्म, कन्वर्स कर सको और अपने एसेंशियल्स बोल सको, राइट। सो थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, बट एकदम ज़्यादा भी नहीं लगता है। यूरोप में जनरली हर कोई इंग्लिश बोल पाता है। बट जैसे कि अगर मान ले मुझे, मैं अपने फ्लैट में रहता हूँ सर, सो मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है एंड ऑल। सो कई बार मुझे वो जो सेटअप करना रहता है तो टाउन हॉल में बात करना रहता है एंड दे स्पीक फ्रेंच। सो तब बैरियर होता है, तब यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू प्लान अहेड। सो इतना आसान नहीं रहता है ऑब्वियसली, बट हो जाता है ओवर टाइम। यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे तो आपके मम्मी पापा भी क्या करते हैं, और उनका क्या है आपके फ्यूचर को लेके, कि आपको वो चाहेंगे कि आप बाहर जॉब करें है ना, या फिर इंडिया वापस बुलाना चाहते हैं कि नहीं अब हो गया जितना भी पढ़ाई वढ़ाई था, काफी अच्छा आपने कर लिया, अब इंडिया आ जाओ सर। आई आई थिंक ऑफ कोर्स पेरेंट्स कई बार चाहते हैं कि मैं इंडिया में रहूं, बट फिर उनको ये भी पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे जहां मिलेंगी मैं वहां रहूंगा। बट अगर बैकग्राउंड का देखें तो मेरे पापा स्कूल टीचर हैं। और सेम स्कूल में पढ़ाते थे जहाँ से मैंने मेरा 9th 10th 11th 12th किया था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 भिलाई से। एंड मेरी माँ होम मेकर है, बट अभी मेरा पापा भी रिटायर हो गए हैं और मम्मी म्यूज़िक प्रोफेशनली परसू कर रही है। सो मेरे पेरेंट्स के पास अभी बहुत कुछ है करने के लिए। आपके कोई सिबलिंग्स हाँ, क्या मेरी एक करते बहन है, मेरी एक बड़ी बहन है, इंजीनियर है, अभी बैंगलोर में आईटी सेक्टर पे काम करती है। वो वो भी काफ़ी खुश है। सो मेरा फैमिली अभी एक्चुअली काइंड ऑफ इन बिटवीन बैंगलोर एंड भिलाई में है। हैं? कई बार उन लोग बैंगलोर जाते हैं क्योंकि मेरी बहन के लिए, एंड फिर वापस आते हैं अपने लिए। और वहाँ का कल्चर क्या भी है, जैसे यहाँ के लोग ऐसा है कि अपना पढ़ाई किए उसके बाद ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाते हैं ना, मतलब वो गवर्नमेंट हम्म। जॉब की तैयारी कर रहे हैं किसी, हम्म। मतलब वही रहता है ज्यादातर, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं, जॉब की तैयारी करते रहते हैं। और वहाँ क्या है यूरोप में कि ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस कर रहे हैं कि अपना स्टार्टअप बिजनेस कुछ में उसमें ज्यादा ध्यान दे रहे नहीं, हैं। यहाँ पे आई थिंक गवर्नमेंट जॉब को उतना वैल्यूबल नहीं है। मतलब मीन्स इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, बट आई थिंक यू कैन अर्न मोर इफ यू डू समथिंग एल्स। सो बेसिकली लोग लोग ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, बट दे ऑल्सो ट्राई टू डू अदर थिंग्स। ठीक है। मतलब
इंडिया में जैसे यूपीएससी है, यहाँ पे ऐसा कुछ एग्ज़ाम नहीं है। यूपीएससी टाइप का कुछ एग्ज़ाम होगा फॉर श्योर, बट उसके लिए इतना प्रेशर नहीं है, समझ रहा है। सो इंडिया में बहुत ही प्राइज्ड जॉब होता है। यूरोप में आई डोंट थिंक इट्स अ प्राइज्ड जॉब, एटलीस्ट एट द सेम लेवल। मतलब इंडिया में ना भी ये ऐसे हो जाता है कि जैसे आपको ना ग्रेजुएशन की, फिर ज्यादातर लोगों को एसएससी बीएससी यूपीएससी इसी के पीछे चले जाते हैं ना। हाँ। वो वहां वैसा नहीं होता होगा कि सिर्फ हाँ लोग ये कर रहे हैं तो चलो मैं भी उसी का तैयारी करता हूँ, ऐसा नहीं रहता। नहीं, आई हर कोई अपना मतलब पैशन टाइप से फॉलो करने का कोशिश करता है। हाँ। जो जॉब में उन लोग अच्छे रहते हैं उन लोग वो करने का कोशिश करते हैं, जिस जॉब में उनको इंटरेस्ट है। एंड इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी रहती हैं, सो इन लोग कई कई बार बहुत सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, बट मतलब मेन बोला जाए ना, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब तो जॉब के लिए क्यों पीछे रहते हैं लोग, उसमें कंफर्ट है थोड़ा, और एक टाइम है कि इतने टाइम से इतने टाइम ही आपको काम करना है और मंथली सैलरी आपका इतना मिलेगा, इसीलिए कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है उसमें। या मेरे एक दोस्त है एसबीआई में काम करता है, उसका काफ़ी कंफर्टेबल जॉब है, उसको पता है कि वो कब काम पे जाएगा, कब वापस आ जाएगा, एंड ऑल। सो हाँ, उसका टेम्पटेशन रहता है, नो, बट एकेडमी में अगर तुम आ रहे हो सो वो नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा एक स्टेबिलिटी है। यू आर ऑलवेज लाइक कि अ, कुछ दिन शायद तुम्हें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ दिन थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। बट बेस्ट बात यह है कि तुम्हारे ऊपर कोई ज़्यादा ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि हर रोज़ तुम्हें 8 घंटा काम करना है, फिर 10 घंटा काम करना है। आज फ्राइडे है, मैं काम पे नहीं हूँ, बट इट्स मेरा डिसीजन है, मुझे रिपोर्ट नहीं करना है ये किसी को। ठीक है। सो दैट्स द थिंग। द बेस्ट पार्ट अबाउट एकेडमिया कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एंड आई थिंक दैट्स रियली नाइस। तो आपने मुझे अपना मेल टेक्स्ट कर दीजिएगा, या मैंने डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन कर दूंगा। कल के डेट में किसी स्टूडेंट को आपसे कुछ बात करनी है तो बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे आपके बिल्कुल, पास। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लास्ट टाइम इंडिया कब आए थे भैया? मैं लास्ट टाइम आया था इंडिया 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ, 2024 जनवरी को आया था मैं। तो मतलब 2 साल से आप अपने घर वालों से, यहाँ के दोस्तों से मिले ही मेरे नहीं? दोस्त सब बिजी हो गए हैं एक्चुअली। तो तुम लोग को अभी पता नहीं होगा, तुम लोग अभी छोटे हो, बट जब हम लोग बड़े हो जाते हैं सब सब अपने अपने में बिजी हो जाते हैं थोड़ा, सब का। और मेरे सारे दोस्त स्कैटर्ड है, राइट। कुछ लोग बैंगलोर में हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग बाहर में हैं। सो सबका साथ में भिलाई होना अलग लेवल का कोइंसिडेंस होगा, मतलब हम लोग सब एक टाइम में भिलाई में रहते ही नहीं है। अब सो वो ये थोड़ा। तो होता ही है भैया कि जैसे हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया फिर दोस्त सब अलग हो ही जाते हैं, लेकिन आप 2 साल से घर वालों से भी नहीं मिले हो, ऐसा हो गया है ना? मेरे घर वाले भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, सो मुझे जब छुट्टी मिलता है तब मैं सोचता हूँ कि घर चले जाऊं, बट मेरे घर वाले लोग लक्षद्वीप में हैं या फिर कहीं नेपाल में हैं। मैं बोल रहा हूँ, घूमो तुम लोग। सो अब बट मौका मिलने पे मैं आता हूँ, अभी कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा इंडिया तो एक बार सीरियस आऊँगा, ठीक है। बिल्कुल। कि आप जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी जो बैचलर्स में है या मास्टर्स में है आपके लिए, करियर से रिलेटेड? मेरा करियर से रिलेटेड एक ही एडवाइस रहेगा कि अप्लाई करके देख लो। ओके। हर चीज ट्राई करने का कोशिश करो। बेसिकली अगर मान लो कोई एप्लीकेशन या फिर कोई जॉब है जो तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा होगा कि नहीं, देर इज नो हार्म इन अप्लाइंग फॉर इट। एप्लीकेशन डालने में कुछ नहीं जाता है, राइट। अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो जस्ट एक एप्लीकेशन भर के देख लो, शायद तुम्हारा हो जाए। एंड आई थिंक दैट्स माई इम्पोर्टेंट एडवाइस कि ये मत सोचो कि ये इंटर्नशिप या फिर ये पर्टिकुलर जॉब ओनली आईआईटीज या फिर आईसर्स या फिर नाइसर्स के लोग करते हैं। सीबीएसपी एट अ सिमिलर लेवल है, सो तुम लोग भी अप्लाई कर सकते हो वो सब जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एंड आई थिंक rightfully you should do it, you should apply for these things.
मैंने 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 अप्लाई किया था, एंड इट्स अ लिविंग एग्जांपल कि हो जाता है कई बार। ठीक है, दैट वुड बी माय एडवाइस। तो ये जैसे आप सीबीएस में आपका 12th, तो सीबीएस के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन रहा होगा या पहले कुछ सोचे रहे होगे? जैसे मैथ्स वाले ज्यादातर जेडब्ल्यू आईआईटी की प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो आप भी उसमें से थे? आप भी जेडब्ल्यू का तैयारी कर रहे थे? यस, तो मैंने आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर किया था, भिलाई में उसी का क्रेज था। हाँ। तो मेरा जेई हो गया था, बट मेन प्रॉब्लम ये था कि मेरे सारे दोस्तों का भी हो गया था। अब मैं बोला कि इन्हीं के साथ मेरा स्कूल बीता है, अब इन्हीं के साथ कॉलेज भी बीत जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे मुझे दूसरे लोग चाहिए, बहुत हो गया इनके साथ। कुछ नया करना है, एक्सप्लोर कुछ करना नया करना जरूरी है। तो ये मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग पे था, मतलब मेरा है। स्कूलिंग जो था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड मेरा सब्जेक्ट ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट जो था वो था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सो मैं पूरा इंजीनियर बनने के लिए ही ट्रेंड हूँ। बट फिर मेरा हुआ वो बात अलग है, सारे दोस्तों का हो गया वो बात प्रॉब्लमैटिक थी। सो मैं फिर बेसिक साइंस में आ गया, क्योंकि कोई भी नहीं था मेरे स्कूल या फिर मेरे शहर से। तो आपका आपको सीबीएस के बारे में पता कैसे चला? ये जैसे आप फर्स्ट बैच वाले थे, है ना, तो कहाँ से आपके पापा से पता चला होगा? क्योंकि टीचर्स जो है उनको पता रहता है ज्यादातर, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना या जूनियर्स हैं, ज्यादातर के मम्मी पापा टीचर्स ही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि टीचर्स को सीबीएस के बारे में पता रहता है। आई थिंक हम लोग मेरे केस में मेरे पापा खुद रविशंकर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मेरे पापा साइंस कॉलेज से मास्टर्स किए थे। और अम, अब जनरली मेरे पापा को ये था कि इसको इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि साइंस मैं कर रहा, मैंने मास्टर्स इन साइंस कर चुका है। सो एक ये एग्ज़ाम के बारे में आई थिंक न्यूज़पेपर में छपा था, एंड पापा के किसी फ्रेंड ने बोला कि रितम को अप्लाई करना चाहिए। सो मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने जॉब एग्ज़ाम, उस समय मैं उतना सोचा नहीं था कि ओके। फिर जब सीबीएस का रिजल्ट्स भी निकला, मैंने चेक नहीं किया था, वो न्यूज़पेपर में लोग ने रिजल्ट डाल दिया था। और फिर जिस अंकल ने एग्ज़ाम के बारे में बोला था उसने बोला कि अरे रितम का हो गया है। तो मैं सीबीएस फर्स्ट, जो एंट्रेंस टेस्ट में था उसमें मैं फर्स्ट आ गया था। फिर मैं बोला कि अब आ ही जाते हैं। तो आपका बट फर्स्ट रैंक था मैं एक्चुअली, प्रीवियस। मैं मेनली इसीलिए आया था क्योंकि इट वाज, मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे, ना कि कुछ यूनिक करके देखते हैं। कुछ नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly। और साइंस में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, बट मुझे ये नहीं पता था कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं। फिर काउंसलिंग में मैं जब आया था तब प्रोफेसर्स वगैरह लोगों से बात हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ, रिसर्च भी एक ऑप्शन है। और इसलिए मैंने ज्वाइन किया था सीबीएस। एंड फिर प्रोग्रेसिवली मुझे लगा था मैं केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी में रिसर्च करूँगा, क्योंकि मेरे मार्क्स भी उसी में सबसे अच्छे आते थे। फिजिक्स में मैं हमेशा, मेरे लोएस्ट मार्क्स आते थे। शायद इसीलिए मैं कंटिन्यू करते गया फिजिक्स में, क्योंकि मैं बोलता था मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपको इसीलिए जाने का मन लगा फिजिक्स में कि नहीं, इसमें क्यों नहीं हो रहा है, ये करना हाँ एग्जैक्टली exactly, क्योंकि है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मार्क्स आ जा रहे थे, हाँ। फिजिक्स में ही नहीं आ रहे थे। चौरे से मार्क्स ही नहीं दे रहे थे यार। मेरा हर सब्जेक्ट में सबसे लोएस्ट मार्क्स, इवन हाई स्कूल से लेकर अंडर तक सबसे लोएस्ट मार्क्स फिजिक्स में आते थे। तो मैं बोला इसी को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। क्योंकि लेकिन मार्क्स ये इसी में बहुत नहीं बड़ी आ रहे बात हैं। है भैया कि आप जिस चीज में आपका मार्क्स सबसे कम आता है वही चीज आपने करे एज अ करियर परस्यूट, है ना। हाँ, क्योंकि लोग डर देखिए ना जाते हैं, मार्क्स, ज्यादातर लोग डर जाते मेरे को ये जानना है मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। हैं। इतना तो पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे। नहीं सीरियसली, मेरा हमेशा से लोएस्ट मार्क्स फिजिक्स में रहा है, हमेशा से। मेरे को इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा मार्क्स आते थे फिजिक्स से, विच वॉज यूनिक। हाँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, राइट। सो हिंदी में हिंदी का एजुकेशन मेरा आई थिंक एट्थ स्टैंडर्ड में रुक गया। सो मैं सब भूलते जा रहा था, लिखना कैसे है एंड ऑल एंड ऑल। सो जब सीबीएस में आके हिंदी का एग्ज़ाम हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा डरा मैं ही था।
मेरे क्लास वाले सब बहुत खुश कि अरे हिंदी तो आता ही है। तो जब हिंदी का एग्जाम होता था तो सब लोग बोलते थे कि एग्जाम है ही नहीं, उन लोग मस्त घूम रहे हैं एंड ऑल। मैं हाँ। अकेला हॉस्टल में बैठ के पढ़ता रहता था। अरे हिंदी है, ये सब्जेक्ट से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। एंड फिर एक बार हिंदी का एग्ज़ाम था, लाइट गोल हो गया था। बाकी सब लोग और हल्ला कर रहे हैं बाहर क्योंकि लाइट गोल हो गया। मैं सर में टॉर्च लगा के पढ़ रहा हूँ हिंदी, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं आना चाहिए। नहीं, बट बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सो थैंक यू हम्म। सो मच फॉर शेयरिंग योर इंटायर करियर जर्नी। और डेफिनेटली ये हम सब जूनियर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी को मुझसे कुछ क्वेश्चन रहे तो मेल कर सकते हो हमेशा से। मैं अगर कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो डेफिनेटली हेल्प करूंगा।